देखिए स्टूडेंट्स, जो भी अभी तक की लर्निंग हमारी रही है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ख़ास तौर पे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में, उसमें हमने पहले चैप्टर में सीखा कि यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है, किसके लिए होती है, कैसे होती है, कौन से वो स्टेटमेंट बनाते हैं, कौन से वो अकाउंट बनाते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट, राइट। कॉस्ट के डिफरेंट ब्रेकअप्स हमने सीखे थे और उसके हिसाब से न्यूमेरिकल कैसे होता है पूरा सोल्व, वो आगे के लेक्चर्स में हमने डिफरेंट सवालों को सीखा था। अब मैं ये यहाँ से शुरू क्यों कर रहा हूँ इस बात को, मुझे सीधे जो हेडिंग लिखी है उससे रिलेटेड बात करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि सारे टॉपिक ये तीनों रिलेटेड है। पहला टॉपिक यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, जिसमें हम कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सीखते हैं, ठीक है। जब वो हम सीख जाते हैं तो उसके बाद हमारे दूसरे टॉपिक की बात आती है, जो दूसरा टॉपिक है आपका कोटेशन प्राइस, राइट। सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। फिर हमने कोटेशन प्राइस सीखा और कोटेशन प्राइस या टेंडर प्राइस की कैलकुलेशन को सीखने के बाद फिर जो तीसरा थर्ड टॉपिक होता है जो इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में है, वो है आपका रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब इसका थ्योरी अगर हम बोलें और लिखवाएं बुक से तो काफ़ी डिटेल में चला जाएगा, राइट। थोड़ा सा लॉजिकली और साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये होता क्या है, क्यों इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, और अगर इसका न्यूमेरिकल आया है तो हमें क्या दिया होगा और हम क्या डिसीजंस लेंगे, राइट। लेकिन ये रिलेटेड टॉपिक्स में थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, जिसे बहुत ढंग से समझना जरूरी है, राइट। हेडिंग जैसा कि लिखा हुआ है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद फाइनेंशियल अकाउंट्स, राइट। मतलब कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट आपके पास दिया होगा क्वेश्चन में, राइट। दूसरी ओर फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, या लॉस दिया होगा फाइनेंशियल अकाउंट का। कॉस्ट अकाउंट में तो ये है कि हम लोग फिक्स करके रखते हैं कि हमारा प्रॉफिट हमें कितना कमाना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में, तो ज़्यादातर प्रॉफिट ही होता है, कॉस्ट अकाउंट में लॉस नहीं होता, राइट। और जब हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं तो एग्जैक्टली कभी प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। अब कॉस्ट अकाउंट के जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट के रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करते। क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, उन रीजंस को समझना जरूरी है, और उन रीजंस को समझने के बाद फिर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीखना है कि कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप कुछ ऐड लेस करके फिर फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट तक पहुंचोगे, राइट। ये काम आपको सीखना है करना। अब बात ये है, अब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जस्ट वैसे ही होता है जैसे आपने 11th क्लास में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करा था। वहाँ पर कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस दिया होता था, फिर पासबुक का आप लोग बैलेंस निकालते थे डिफरेंट सिचुएशंस में। तो वहाँ पर भी कुछ रीज़न ऑफ डिफरेंसेस थे पासबुक के और कैश बुक के। अब ये मैंने 11th क्लास वाला बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको एक पैटर्न मालूम पड़ जाए कि उस तरीके का कोई फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। क्लियर, ये केवल इसलिए बोला तो एक माइंड में आ जाता है कि हाँ साहब कुछ बैकअप हमारे दिमाग में है उस बात से रिलेटेड। तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट का रिकॉन्सिलेशन हमें कब करना है। हम फाइनल अकाउंट भी बना चुके, हमारे पास फाइनल अकाउंट के भी रिजल्ट्स हैं। फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट बात एक ही है, उसके रिजल्ट से हमारे पास प्रॉफिट या लॉस है। हमने कॉस्ट स्टेटमेंट भी बना लिया, या तो प्रोडक्शन अकाउंट बना लिया या कॉस्ट शीट बना लिया, उसका भी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस है। अब बात यह है कि दोनों डिफरेंट हैं। अब दोनों में डिफरेंस के कई बार सेम भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि उसका प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट अलग अलग ही आएगा। कई बार सेम है लेकिन उसमें फिर भी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें अलग अलग दिखाई गई हैं। अब रीज़न ऑफ डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं एक एक करके तो मैं ये बोलूँगा कि साहब कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल अकाउंट में तो दिखाना अलाउ है लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में दिखाना अलाउ नहीं है। और
कुछ एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स ऐसे होते हैं जिन्हें कॉस्ट अकाउंट्स में तो परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में उन्हें एक्चुअल अमाउंट के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। अच्छा, आगे और सुने। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल अकाउंट में तो दिखाया जाता है लेकिन कॉस्ट अकाउंट में उनको दिखाया नहीं जाता है। इसी तरीके से कुछ इनकम्स भी होती हैं जिन्हें फाइनेंशियल अकाउंट में तो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी इनकम मानते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में उस इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसी तरीके से कुछ डिफरेंसेस हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने की टेक्निक की वजह से होते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट में वैल्यू करने का तरीका अलग है, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट में कैसे कैलकुलेट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियम हैं उसमें ये बताया जाता है स्टॉक की एक्चुअल कॉस्ट और उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू दोनों में जो कम है वो वैल्यू हम कॉस्ट अकाउंट में, वो वैल्यू हम क्लोजिंग स्टॉक की फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? अच्छा, और डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो ये हो सकते हैं कि कुछ खर्चे आपने कॉस्ट अकाउंट में ओवर स्टेटेड दिखा दिए या अंडर स्टेटेड दिखा दिए। ओवर स्टेटेड को ओवर कास्टिंग भी कहते हैं, अंडर स्टेटेड को अंडर कास्टिंग भी कहते हैं। इसी तरीके से कुछ इनकम ओवर कास्टेड हो गई, क्रेडिट साइड के कुछ अमाउंट्स ओवर कास्टिंग हो गया या अंडर कास्टिंग हो गया। अंडर कास्टिंग माने उसका टोटल कम लगाया, ओवर कास्टिंग माने उसका टोटल ज़्यादा लगाया। क्लियर? तो अब बात ये है कि अगर ये कुछ रीजंस हैं तो फिर रिकॉन्सिलेशन को हम एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे कैसे। हम करेंगे ये कि हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, आपको दिया होगा ये हमारे कॉस्ट अकाउंट के रिजल्ट्स हैं, फिर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पॉइंट्स दिए होंगे कि ये वाला खर्चा कॉस्ट अकाउंट में ऐसे दिखाया गया, फाइनेंशियल में ऐसे दिखाया गया, ये वाली इनकम फाइनेंशियल में ऐसे दिखाई गई, कॉस्ट में ऐसे दिखाई गई। तो अब फिर 1 बाय 1 आपको एनालाइज करके समझ के कि कौन सा खर्चा हमारे कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को कम कर रहा है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट ज़्यादा आया है, तो हमें फाइनेंशियल के बराबर पहुंचने के लिए उसे कॉस्ट अकाउंट में भी जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे कुछ एडलेस हमें करने पड़ेंगे, ये एक एग्जाम्पल बोला था मैंने, राइट। उसको करने के लिए हम एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए जो रूल्स हम यूज़ करेंगे वो कुछ सिमिलर होंगे उस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के रूल्स की तरह जो आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है। इज दैट ओके? क्लियर? तो देखिए बैंक हम लोग जो है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। सीधे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो फॉर्मेट मैं बनाऊंगा उसको मैं बहुत बड़ा भी कर सकता हूँ और बहुत छोटा भी कर सकता हूँ, राइट। तो बुक में उसके कितने भी पॉइंट हों उससे मतलब नहीं है, ठीक। अब करना क्या है आपको, कैसे ये 1 बाय 1 चीज़ होती है थोड़ा ध्यान से देखिए। आप हेडिंग दे दीजिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसे बनाने के लिए हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम दिखाते हैं प्रॉफिट। सबसे पहले हम लिखते हैं कौन सा, कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट, कौन सा, कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। मेरा जो इसे बना के दिखाने का पर्पज़ है वो ये है कि मैं आपको लॉजिकली ये सिखाना चाहता हूँ कि इसका फॉर्मेट भी हम कैसे बनाएंगे। मेरे हाथ में कोई नोट्स नहीं है, बुक नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको फ्रेम करके दिखाऊंगा, वो मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मेट होगा। क्लियर? तो लॉजिक्स के साथ
प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट हम लेके चलेंगे, कुछ चीज़ों को हम ऐड करेंगे, कुछ चीज़ों को हम लेस करेंगे, फिर हम फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पर पहुंचेंगे। ठीक है। अब साहब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, जितनी हेडिंग्स में लिख दूंगा वो काफ़ी होंगी, उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। राइट। तो थोड़ा ढंग से समझने की ज़रूरत है। तो हमें ऐड क्या करना होगा, देखिए ऐड नंबर 1 एक्सपेंसेस ऑब्लिक ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। क्या मतलब है इसका? कुछ खर्चे हैं, कोई से भी हों, राइट। जैसे मान लीजिए एनी एक्सपेंस जिसको आपने कॉस्ट अकाउंट में दिखाया है, लेकिन उसका अमाउंट आपने कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा दिखाया है, उसको हम बोलते हैं ओवर रिकवर्ड। क्या बोलते हैं? ओवर रिकवर्ड। कॉस्ट अकाउंट में उस एक्सपेंस को आपने दिखाया है 12,000 रुपये, फाइनेंशियल अकाउंट में उस एक्सपेंस को आपने दिखाया है 10,000 रुपये। तो फाइनेंशियल अकाउंट में अगर आप 10,000 रुपये का एक्सपेंस दिखाएंगे तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट खर्चे कम दिखाने की वजह से ज़्यादा आया होगा। कितने से ज़्यादा आया होगा? 2,000 रुपये से। आपको अगर कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट से मैच करना है तो वो 2,000 रुपये आपको यहाँ पर भी ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करने पड़ेंगे ना, तभी तो फाइनेंशियल के बराबर जाएगा प्रॉफिट। ये पहला पॉइंट हो गया। क्लियर? अब इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, आइटम्स ऑफ इनकम ऑब्लिक प्रॉफिट ऑब्लिक गेन्स not recorded in cost accounts। ये क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा भाई। कुछ इनकम होती हैं जो हम फाइनेंशियल अकाउंट में तो दिखाते हैं, लेकिन हम उन्हें कॉस्ट अकाउंट में बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। राइट। रीज़न वो तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियम है, उस वजह से नहीं दिखाते हैं। लेकिन मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ वो कौन सी हो सकती है। जैसे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, आपने फाइनल अकाउंट के क्रेडिट में दिखा रखा है, डिविडेंड आपको रिसीव हुआ, राइट, और इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ, तो ये सब आपकी फाइनेंशियल अकाउंट में तो ये इनकम दिखाई जाती हैं, लेकिन ये कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाई जाती हैं। राइट। ये भी रीज़न ऑफ डिफरेंस है, जिसकी वजह से होता क्या है कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट आपका कम आता है लेकिन फाइनेंशियल का ज़्यादा होता है। लेकिन जब आपको रिकॉन्साइल करना है, मैच आउट करना है वो डिफरेंस, तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट फाइनेंशियल पे पहुंचाने के लिए ऐसी इनकम्स जिन्हें आपने फाइनेंशियल अकाउंट के क्रेडिट में तो दिखाया है लेकिन कॉस्ट अकाउंट के क्रेडिट में नहीं दिखाया है, मतलब कॉस्ट अकाउंट में उन्हें इनकम की तरह रिकॉर्ड नहीं किया है, उनको ऐड कर दीजिए, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पर। समझ रहे हैं आप? तो दिस इज द सेकेंड आइटम। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिए इनके, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके एग्जाम्पल चाहो तो आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसी तरीके से ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व हो सकता है, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया आपने, रिजर्व से ट्रांसफ़र किया आपने P&L अकाउंट में। कई बार पीबीडी को जस्ट ख़त्म करते हैं, रिटर्न अप करते हैं, पुरानी पीबीडी को बनाते हैं तो डेबिट में दिखाते हैं, ख़त्म करते हैं तो क्रेडिट में दिखाते हैं, लेकिन वो क्रेडिट में आपने दिखा रखी है P&L अकाउंट में, यहाँ नहीं दिखाई है, तो जिसकी वजह से फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कॉस्ट का कम होगा, तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा उसको। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। इन्वेंट्री
हमारा नई टर्मिनोलॉजी के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक को हम बोलते हैं इन्वेंट्री ऑब्लिक क्लोजिंग स्टॉक अंडर रिकवर्ड ऑब्लिक रिकॉर्डेड ऑब्लिक अंडर कास्टेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। मतलब समझें, इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक है, कौन से साइड का आइटम है? क्रेडिट साइड का आइटम है। अब उसको आपने कॉस्ट अकाउंट में कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया, ठीक है। अगर कॉस्ट अकाउंट में आपने उसको कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया, इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में आपने उसको ज़्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड किया, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ से सेम टाइम पे समझने की कोशिश करोगे तो समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। दोबारा वापस उसी बात को समझो जो लिखी हुई है। ये लिखा है क्लोजिंग स्टॉक अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड का आइटम है, आप उसको कम दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट कम आया होगा कॉस्ट अकाउंट का फाइनेंशियल अकाउंट के कंपैरिजन में। अगर आपको उसको फाइनेंशियल अकाउंट के बराबर में ले जाना है तो आपको उतना प्रॉफिट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, मतलब उतना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा जितना आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है। तो अंडर वैल्यूड भी एक टर्म हो सकता है, अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकॉर्डेड, अंडर कास्टेड या अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड भी हो सकता है एक टर्म, राइट। तो आप देख रहे हो मैं आपके सामने बना रहा हूँ लैंग्वेज को, राइट। मैं कहीं से नोट्स से नहीं बोल रहा, मैं कोई बुक से नहीं बोल रहा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मतलब थोड़ा सा तैयारी कर ली हो, बिल्कुल सटीक जो सेम टाइम पर होगा, जस्ट क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट होगा, राइट, एक्सपेरिमेंट होगा, वो सेम टाइम पे होगा। क्लियर। तो ये कहानी है। अंडर वैल्यूड भी बोल सकते हैं इसको, अंडर रिकवर्ड भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसी चीज की एक दूसरी लाइन भी हो सकती है, जैसा अगर ये वाली लाइन होती है तो ये भी हो सकती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर कास्टेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। भाई क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल में कॉस्ट अकाउंट में कम दिखाया है, इसका मतलब ये हुआ ना कि फाइनेंशियल में ज़्यादा दिखाया है, इसका मतलब यही तो है। तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, कोई सी भी एक चीज़ हो सकती है, राइट। और दोनों में से कुछ भी दिया हो ऐड होगा क्योंकि उसका ट्रीटमेंट सेम है। क्लियर। अब एक फोर्थ पॉइंट समझते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट लिखता हूं अपनी पुरानी लैंग्वेज में, ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, ओपनिंग इन्वेंट्री अंडर रिकवर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। दोनों बातों का मतलब एक ही है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा दिखा दिया, या फिर उसे हमने फाइनेंशियल अकाउंट में कम दिखाया हुआ है, राइट। दोनों बातों का मतलब एक ही है। कैसे है सुन लो, फाइनेंशियल के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे मान लो स्टॉक है एक्चुअली 50,000 रुपये का, ठीक है। स्टॉक एक्चुअली कितने का? 50,000 रुपये का। आपने फाइनेंशियल अकाउंट में उस ओपनिंग स्टॉक को दिखाया 40,000 रुपये। क्लियर। तो डेबिट में आप ओपनिंग स्टॉक कम दिखा रहे हो फाइनेंशियल अकाउंट में, तो डेबिट की चीज़ अगर कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा। काय का? फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा।
आपको कॉस्ट के प्रॉफिट को फाइनेंशियल पे ले जाना है तो उतना आपको ऐड करना पड़ेगा 10,000 रुपये से। दोबारा सुन लो, ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंट में मैंने 50,000 की जगह 40,000 दिखाया, 50 की जगह 40 दिखाया, तो ओपनिंग मैं डेबिट की चीज़ कम दिखाऊंगा तो होगा क्या, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। डेबिट की चीज़ कम दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज़्यादा है जितना कम दिखाया उस अमाउंट से, तो मेरे को कॉस्ट के प्रॉफिट को फाइनेंशियल के बराबर ले जाना है तो उतना अमाउंट मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा। इसे आप इस वाली टेक्निक से भी समझ सकते हो। कॉस्ट में आपने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया, अपने से डेबिट की चीज़ ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल पे ले जाना है तो उतना प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए ये 4 पॉइंट काफ़ी हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, लेस करिए। नंबर 1, एक्सपेंसेस ऑब्लिक ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड। ये सारे जो हैं हमने ऐड करने वाले 1, 2, 3 और ये 4, ये सारे यहाँ ऐड हो जाएंगे। इन सब का टोटल यहाँ पर ऐड हो जाएगा टोटल। फिर ये टोटल अमाउंट आएगा, उसमें से अब आगे की चीज़ करेंगे। एक्सपेंसेस ऑब्लिक ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड या अंडर रिकॉर्डेड या अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट्स। क्या मतलब होता है इसका, मतलब कुछ खर्चे हैं जिन्हें आपने क्या किया, कॉस्ट अकाउंट्स में कम दिखाया है, फाइनेंशियल अकाउंट में इन खर्चों को ज़्यादा दिखाया है, या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियल अकाउंट में उन खर्चों को दिखाया है लेकिन कॉस्ट अकाउंट में दिखाया ही नहीं है। राइट, या तो अंडर रिकवर्ड या फिर इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि और ओमिटेड। ओमिटेड, ओमिटेड का क्या मतलब है, ओमिटेड माने रिकॉर्ड ही नहीं हुए, या तो कम दिखाएं या फिर दिखाए ही नहीं है काहे में, कॉस्ट अकाउंट्स में। कौन से ऐसे खर्चे हो सकते हैं, सुन लो। ऐसे खर्चे हो सकते हैं गुडविल का रिटर्न ऑफ, ऐसे खर्चे हो सकते हैं डिविडेंड का पेमेंट, ऐसे खर्चे हो सकते हैं ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, ऐसा डेबिट साइड का कोई भी आइटम हो सकता है कि कोई भी प्रोविज़न आपने बनाया, तो कोई भी प्रोविज़न, कोई भी ट्रांसफ़र टू रिजर्व, कोई भी फिक्शिशियस असेट्स का रिटर्न ऑफ हम लोग फाइनल अकाउंट में तो दिखाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में तो दिखाते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। जब आपने इसको कॉस्ट अकाउंट में दिखाया ही नहीं तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपको फाइनेंशियल के प्रॉफिट पे पहुंचना है तो इसे कॉस्ट अकाउंट में से भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। या फिर दूसरी ओर कोई एक्सपेंस है आपका फाइनेंशियल अकाउंट में, उस आपने डेबिट में उसको दिखाया हुआ है 12,000 रुपये, कॉस्ट अकाउंट में आप उसे दिखा रहे हो 11,000 रुपये, कॉस्ट अकाउंट में 1,000 रुपये से कम दिखा रहे हो, तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट 1,000 रुपये से ज़्यादा रहा होगा। आपको फाइनेंशियल के लिए पहुंचना है तो आपको 1,000 रुपये और यहाँ पर लेस करने पड़ेंगे। इज दैट ओके, दिस इज व्हाट आई मीन, राइट। अब देखिए इन दिस क्या और आगे हो सकता है। दूसरा पॉइंट, इनकम only recorded in cost accounts। इसका क्या मतलब है, इनकम ओनली रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, इसका क्या मतलब है, ऐसी इनकम जो केवल कॉस्ट अकाउंट में दिखाई है। कौन सी ऐसी इनकम हो सकती है, कई बार होता है कि मटेरियल का स्क्रैप था जिसको हमने केवल कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड किया, तो मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट कम आ गई, या फिर प्रोडक्शन का स्क्रैप था, फैक्ट्री कॉस्ट में से लेस किया, तो हमारी जो कॉस्ट रिड्यूस हो गई, तो हमारी इनकम बढ़ गई वहाँ पर, तो हमारा कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन उस स्क्रैप को या उस इनकम को हमने फाइनल अकाउंट में नहीं दिखाया है, तो फाइनल अकाउंट में नहीं दिखाने की वजह से फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट हमारा क्या है, कम है, कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट ज़्यादा है। हमें कॉस्ट से फाइनेंशियल पे पहुँचना है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। क्लियर। फिर देखिए इसी तरीके से तीसरा पॉइंट, इन्वेंट्री से रिलेटेड हो सकता है वो,
इसमें क्या था, इन्वेंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक अंडर रिकॉर्डेड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ओवर रिकवर्ड या ओवर रिकॉर्डेड, ओवरकास्टेड लिख देता हूँ, ओवरकास्टेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। कोई भी टेक्निक जिससे आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया है कॉस्ट अकाउंट में, उस हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा आया है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा आता है तो हमारा कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा, उसे आपको यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है कि अंडर कास्टिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट में आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया। ये लाइन और ये लाइन दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर? आगे देखिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इस वाले फोर्थ पॉइंट के जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। इसमें क्या है, ओपनिंग स्टॉक हमने ज़्यादा दिखाया था, हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को क्या दिखाएंगे, कम दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक अंडरकास्टेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ओपनिंग स्टॉक को हमने कॉस्ट अकाउंट में कम दिखाया। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड का आइटम है, कम दिखाया तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट का ज़्यादा आ गया होगा। फाइनेंशियल के बराबर पहुंचना है तो लेस करना पड़ेगा। मतलब जस्ट अपोजिट है ट्रीटमेंट। ऐसे बार बार उस बात को दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है एक और, फोर्थ वाले पॉइंट में, ओपनिंग स्टॉक कम कॉस्ट में तो फाइनेंशियल में क्या होगा, ज़्यादा। ओपनिंग स्टॉक ओवरकास्टेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। क्लियर? ये कहानी है। तो ये सारे ऐड लेस करने के बाद, ये लेस करने वाली चीज़ है ना, हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। लेस करने वाली सारी चीज़ का टोटल यहाँ पे लेस कर दिया। तो अब ध्यान से सुनो क्या आएगा। आप क्या लेके चले थे ऊपर, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो इसी तरीके से आपका प्रॉफिट या फिर लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट आएगा। क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप फाइनेंशियल का प्रॉफिट लेकर फिर कॉस्ट का भी निकाल सकते हो। आई कुछ बात समझ में? तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मेट को बनाने की प्रैक्टिस करनी है और एक क्वेश्चन तैयार करना है, उसको लिख लो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और आगे लिखो दूसरा, रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन results as per cost accounts and results as per financial accounts. क्लियर? इतना आप थ्योरी कवर करके रखिए, राइट? फिर इसके बाद नेक्स्ट में हम आपको सिखाएंगे कि इसका न्यूमेरिकल एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट होगा। रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट्स एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड रिजल्ट्स एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। बस इतना करिए, ठीक है? थैंक यू।